हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका पाल CSE 24 एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास 9 की जो साइंस की क्लासेस कंडक्ट हो रही है उसमें मैं बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जो सेल है उसके बारे में हम पूरा पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो है आज जो हमारा सेशन है वो सेकेंड है। और लास्ट सेशन में हमने सेल का इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ा था। सेल के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल की डिस्कवरी किसने की, ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी अगर देखें कि अगर सेल आगे का हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें सेल की थ्योरीज वगैरह है और सेल कैसे कैसे वर्क करेगी वो हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम पहले ये देखेंगे कि जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, मतलब सेल के इंट्रोडक्शन में हमने ये चीजें पढ़ी थी कि सेल कैसे डिस्कवर की गई, किसके द्वारा डिस्कवर की गई, ये चीज हम पढ़ चुके थे। फिर हमने पढ़ा था कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल का साइज क्या होता है, सेल का शेप कैसा होता है, किस किस फंक्शंस में जो वो वर्क करती है, कैसे कैसे वो वर्क करती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल में हमने दो बेसिस पर सेल को पढ़ा था। पहला बेसिस था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, मतलब कि जो सेल है वो नंबर के बेसिस पर कितने टाइप की होती है। तो नंबर के बेसिस पे हमने टाइप पढ़ा था, दो टाइप पढ़े थे हमने, जिसमें फर्स्ट टाइप था यूनिसेल्युलर एंड सेकेंड टाइप था मल्टीसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर में हमने ये पढ़ा था कि इतने ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर हम ये बोले कि उस ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, या फिर हम ये बोले कि सिर्फ सिंगल सेल कंटेन करने वाले या कंसिस्ट करने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूनिसेल्युलर में जाएंगे। या फिर हम ये बोलेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से अपनी पूरी लाइफ को सरवाइव करते हैं वो सब क्या होंगे, यूनिसेल्युलर। और मल्टीसेल्युलर की बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी दो या दो से ज्यादा सेल हो, और भी ज्यादा हो सकती है, तो वो सारे एनिमल्स या फिर वो सारे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। हमने यहाँ पे नंबर के बेसिस पे जो सेल था वो समझ लिया। दूसरा हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने दो टाइप पढ़े थे। पहला टाइप था प्रोकैरियोटिक और दूसरा टाइप था यूकैरियोटिक। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो हमने पढ़ा था उसमें ये चीजें पढ़ी थी। प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसी सेल्स जो प्रिमिटिव हो, ओके, और यूकैरियोटिक मतलब ऐसे सेल्स जो न्यू हो। अब यहाँ पे पूरा इसका डिटेल में आपको लास्ट क्लास में समझा चुकी थी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्यों दी गई, या फिर हम ये कहें कि सेल थ्योरी को क्यों हमारे इस सिलेबस में लाया गया, या फिर सेल थ्योरी को सेल थ्योरी क्यों कहा गया। तो यहाँ पर हम ये देखें कि अलग अलग, जैसे कि जब सेल की डिस्कवरी हुई उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट लोग जो थे उन्होंने सेल के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने ये बहुत सारी चीजें उसमें देखी। कुछ कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए, जहां पर ये तीन जो साइंटिस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इनके बेसिस पर जो सेल थ्योरी ली गई उसमें ये बताया गया कि जो भी सेल है वो किन किन चीजों से मिलकर बनी है, या फिर जो भी सेल है वो किस तरह से डेवलप्ड हुई है, या फिर उन्होंने ये, हम ये बोल सकते हैं कि जो सेल के बारे में उनको इंफॉर्मेशंस मिली वो सारी इंफॉर्मेशंस को उन्होंने कलेक्ट किया। और जो इंफॉर्मेशंस एक ही थी, मतलब उन्होंने, उनका कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन उनकी जो बात थी वो सेम हो रही थी। तो यहाँ पर हम बात करें अगर सेल थ्योरी की, तो तीन साइंटिस्ट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं। यहाँ पर है श्वान। तो इन्होंने क्या किया था, 1838 में इन्होंने सेल के ऊपर जब हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च किया, तो इन्होंने ये बताया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। मतलब श्वान ने ये बोला कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। मतलब इन्होंने ये कहा कि जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अगर वो किसी चीज से मिलकर बने हैं तो वो सेल से बने हैं, और वो सेल कैसी है, या तो एक हो सकती है या एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, इनकी थ्योरी के बाद फिर आते हैं श्लाइडेन। इन्होंने 1839 में बताया, इन्होंने क्या कहा, ऑल सेल्स, द सेल्स इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने क्या कहा, जो भी सेल है, जो सेल है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक और फंडामेंटल लाइफ होगी। ओके, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा था, जो श्वान थे उन्होंने ये कहा कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं। जबकि इन्होंने क्या कहा श्लाइडेन ने, द सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो यहाँ पर बेसिक क्यों कहा, मतलब जो भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल वर्क होगा
किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो वो किसके बेसिस पर होगा, सेल के बेसिस पर होगा। मतलब यहाँ पर इन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट्स रख दिए, और जो भी इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे उसमें इन्होंने ये बताया था कि जो भी, अब इनके यहाँ पे क्या हो रहा था, जितने भी टाइप के स्टेटमेंट ये दे रहे थे, कहीं ना कहीं सारे साइंटिस्ट जो है वो मर्ज कर रहा था, मतलब अपनी अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग वो मर्ज कर रहे थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर कोई ये कह रहा है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बना है, या फिर हम, और दूसरा कोई साइंटिस्ट है वो ये कह रहा है कि जो भी सेल से बॉडी बनी है, या फिर ये बोले कि जो भी सेल से स्ट्रक्चर बना है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब उनका कहीं ना कहीं जो बात हो रही थी वो सेम ही हो रही थी। तो यहाँ पर इनकी थ्योरीज तो दी तो अलग अलग गई थी, लेकिन सेम स्टेटमेंट या फिर हम ये कहें कि सेम मीनिंग होने के कारण यहाँ पे इनकी थ्योरी को मर्ज किया गया। फिर यहाँ पे बोला गया है ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जितनी भी सेल्स बनती है, या फिर हम ये बोले सेल डिवीजन जब हम आगे अभी पढ़ेंगे, तो सेल जो न्यू सेल डेवलप्ड होती है या फिर न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, तो वो न्यू सेल का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो भी न्यू सेल फॉर्म हो रही है वो पुरानी ही सेल से मिलकर बनी है। अगर इसमें जब सेल का डिवीजन होगा तो यहाँ पर नई सेल बनेगी, इसका फिर इसका डिवीजन होगा तो यहाँ पर नई सेल बनेगी। मतलब यहाँ पर जो नई सेल बन रही है वो नई सेल पुरानी वाली सेल के ब्रेक होने पर या उसके डिवाइड होने पर ही बन रही है। तो यहाँ पर इन्होंने ये थर्ड पॉइंट ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये जो स्टेटमेंट दिया था ये दिया था विर्चाउ ने, और ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था 1855। मतलब हम ये बोल सकते हैं जो भी स्टेटमेंट सेल्स को लेकर दिए गए, या फिर हम ये बोले कि जो भी स्टेटमेंट की थ्योरी दी गई सेल्स को लेकर, तो यहाँ पर उन्होंने अलग अलग न रखते हुए उन सारे स्टेटमेंट्स को एक कंपोज किया और ये सभी को एक नाम दिया गया जिसको कहा गया सेल थ्योरी। ठीक है, तो हमने देखा कि सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। अगर बात करें कि सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सेल थ्योरी है वो 1838 में श्वान और 1839 में श्लाइडेन और 1855 में विर्चाउ, इन लोगों ने भले ही ये स्टेटमेंट अलग अलग टाइमिंग पर दिए, लेकिन इनकी थ्योरी को मर्ज करके एक थ्योरी बनाई गई, इनके स्टेटमेंट्स को मर्ज करके एक थ्योरी के रूप में बनाया गया और उस थ्योरी को ही कहा गया सेल थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा कि सेल थ्योरी क्या होती है, सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई और सेल थ्योरी कब दी गई। ये जो टाइमिंग है ये मोस्टली एग्जाम्स में तो पूछा नहीं जाता है क्योंकि 3 साइंटिस्ट अलग अलग हैं और अलग अलग टाइमिंग होने के कारण, जबकि ये जो श्लाइडेन और स्वान है इनके नाम ये जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो हमें सिर्फ ये चीज का ध्यान रखना है कि जो सेल थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, तो श्वान, श्लाइडेन एंड विर्चाउ। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, लास्ट हमने जैसे बात की थी कि जो भी सेल होती है कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनल्स से मिलकर बनी होती है, अलग अलग ऑर्गेनल्स से मिलकर बनी है। जो भी ऑर्गेनल्स है उनका इंडिविजुअल वर्क है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेल के लिए तो फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल मेम्ब्रेन की बात करें फर्स्ट ऑर्गेनल हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेकंड इज साइटोप्लाज्म एंड थर्ड इज न्यूक्लियस। अब यहाँ पर अगर ये देखें तो सिर्फ ये 3 ही ऑर्गेनल्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इन 3 के बेसिस पर आने वाले ऑर्गेनल्स या फिर हम ये बोले अदर ऑर्गेनल्स डिपेंड होते हैं। जैसे कि अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर होगी, साइटोप्लाज्म में बात करें तो साइटोप्लाज्म में जो सेल के ऑर्गेनल्स जो वर्क करते हैं वो सारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। इसीलिए हमने यहाँ पर ये पाई चार्ट में साइटोप्लाज्म को ही अलग से डिराइव किया हुआ है। तो इसमें क्या क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स एंड प्लास्टिड, ये सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं इनका इंडिविजुअल वर्क होता है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पूरा न्यूक्लियस से कनेक्टेड रहता है जो कि सेल मेम्ब्रेन तक ज्वाइंट रहता है। फिर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। यहाँ पर बात करें गोल्जी एपेरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड, ये सारे जो ऑर्गेनल्स दिए हैं ये रहते कहाँ पर है, तो ये साइटोप्लाज्म जो एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल में उसके अंदर फ्लूइड करते रहते हैं, उसके अंदर ही तैरते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्क करते हैं सारे ऑर्गेनल्स ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहते हैं, तभी ये वर्क करते हैं। और दूसरी बात हम बात करें तो यहाँ पे ग्रैन्यूल्स, वैक्यूल्स, यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस और क्रोमेटिन फाइबर्स, न्यूक्लियस के अंदर ये सारे फंक्शंस हैं जो अपना अपना एक वर्क करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सभी को इंडिविजुअली एक एक करके हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन।
अब हम अगर सेल की बात करें तो सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, या फिर हम ये बोलें कि जो सेल होता है वो किस लेयर के थ्रू पूरा सा ऐसा बाउंडेड होता है। तो हम यहाँ पे सबसे फर्स्टली पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट एक्सट्रीमली डेलिकेटेड इलास्टिक मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ ईच सेल। मतलब हम ये बोल सकते हैं जितनी भी सेल होती हैं, हम क्या बोल रहे हैं, जितनी भी तरह की सेल होती हैं, सारी सेल जो हो बाउंडेड होती है किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब बाउंडेड होती है का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑर्गेनाइज सेल के हैं वो आउटर मोस्ट जो एटमॉस्फेयर है उससे बचते हैं, सेपरेट होते हैं और वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही मेंटेन रहते हैं। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती तो क्या सारी चीजें मेंटेन हो पाती, या फिर हम ये कहें सारी चीजें अपना जो वर्क कर रही हैं प्रॉपरली। अगर वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर बोला जैसे हमने साइटोप्लाज्म को, तो वो क्या फैल नहीं जाता अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, किसी भी सेल की आउटर मोस्ट लेयर है। यहाँ पर हम आगे बात करें तो सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। अब हम अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एनवायरनमेंट और जो साइटोप्लाज्म है अगर उसके बीच में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती तो क्या ऐसा हो सकता था कि सारे जो ऑर्गेनल्स वर्क कर रहे हैं साइटोप्लाज्म में वो प्रॉपरली अपना वर्क कर पाते? ऐसा नहीं होता। फिर साइटोप्लाज्म जो है कभी बाहर कहीं जा रहा है, कभी बाहर कहीं जा रहा है, कोई सा ऑर्गेनल कहीं और ही जा रहा है, अपनी प्लेस पर वर्क ही नहीं कर पा रहा है, मतलब सब इधर हौश पौश हो जाता। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को किससे, एनवायरनमेंट से। मतलब आउटर मोस्ट जो एनवायरनमेंट होगा, आउटर एनवायरनमेंट जो होगा उससे सेपरेट करने का काम कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन करेगी। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पूरे सेल मेम्ब्रेन जो हमारा टॉपिक है उसके लिए सिलेक्टिवली परमिएबल। अब सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है, तो सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी मेम्ब्रेन जो हमें रिक्वायरमेंट जो हमारे सब्सटेंस होते हैं या रिक्वायरमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेल के अंदर और सेल के बाहर जाने के लिए परमिट करती है। तो यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे, विच अलाउज सम सिलेक्टेड मटेरियल्स टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल एंड प्रिवेंट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द अदर सब्सटेंस। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए अगर सेल को फूड की जरूरत है या फिर हम ये बोले कि किसी भी सब्सटेंस की जरूरत है, मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, यहाँ पर ये सेल है और यहाँ पर कोई फूड मटेरियल है या फिर हम ये बोले कि कुछ ऐसा सब्सटेंस है जिसकी रिक्वायरमेंट है सेल को। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये डायरेक्ट ऐसा तो होगा नहीं कि ये मटेरियल डायरेक्ट उठकर सेल के अंदर आ जाएगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सेल क्या करती है, यहाँ से इस सेल जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन पर, उससे परमिशन लेने या फिर हम ये बोले परमिट करने का काम करती है। अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो ही ये मटेरियल इस सेल के अंदर आ पाएगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर कोई सेल के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल है या फिर हम ये कहें कि अनवांटेड मटेरियल है और ये मटेरियल सेल को अपने पास नहीं रखना है, तो सेल क्या करेगी, यहाँ से इसे अपने से बाहर कर देगी। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस का सेल के अंदर आना या फिर किसी भी सब्सटेंस का सेल के बाहर जाना किसके थ्रू होगा, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा। यहाँ पर जब तक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वर्क नहीं करेगी या फिर हम ये बोले कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही बाहर से कोई सामान या फिर बाहर से कोई सब्सटेंस का अंदर आना या अंदर से कोई सब्सटेंस का बाहर जाना पूरा डिपेंड करता है। ओके, नाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ अ बाइलेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, इट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड एंड प्रोटीन्स की बनी होती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच्ड एट द प्लेस ऑफ आउटर सरफेस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। मतलब जो लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं उनके ऊपर स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स के जो हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स या फिर सब्सटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूरा पढ़ लिया। वापस से अगर हम रिकॉल करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किसी भी सेल की आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, और यहाँ पर एक्सट्रीमली डेलिकेट स्टैटिक मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ ईच सेल, मतलब बहुत इलास्टिक होती है ये, हम ये कहें कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी टाइप के
इसका नेचर होता है। और दूसरी चीज कि जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का नेचर को फॉलो करती है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जैसे कि जितने भी ऑर्गेनल्स है हमारे, ये ऑर्गेनल्स वर्क करते हैं इंडिविजुअली, और जैसे ये न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो आउटर मोस्ट लेयर दिख रही है ये आउटर मोस्ट लेयर होगी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये पूरा फ्लेक्सिबल होती है, मतलब इसका नेचर जो होता है पूरा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, इस तरह से होता है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, अब सेल मेम्ब्रेन जो है वो एग्जाम में किस तरह से उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, या फिर एग्जाम में किस तरह से घुमा के सेल मेम्ब्रेन के लिए क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो वो है सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल। इफ द सेल मेम्ब्रेन फेल्स टू फंक्शन देन द सेल इज बर्स्ट। अब यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि कोई भी सेल बर्स्ट कैसे होगी या कोई भी सेल डाइज कैसे होगी, मतलब ये सिर्फ पूछा जा सकता है कि कोई भी सेल अगर खुद से खत्म हो रही है, या फिर ये क्वेश्चन बन जाए कि कोई सेल अगर मर जाती है तो उसका रीजन क्या हो सकता है। तो एक रीजन हम ये बोल सकते हैं कि द सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल। जो भी सब्सटेंस का इन होना या फिर सब्सटेंस का आउट होना सेल के सेल मेम्ब्रेन जो कंडक्ट करती है उसके थ्रू होता है। अगर ऐसा सेल मेम्ब्रेन न करे, अगर ये फंक्शन सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म न करे, जैसे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसा अभी हमने पढ़ा, तो उसमें क्या था, किसी भी सब्सटेंस का अंदर आना और सब्सटेंस बाहर जाना। तो जेन्युइन सी बात है कि अगर सेल को कोई चीज की रिक्वायरमेंट है वो सेल को मिल ही ना रहा हो, और दूसरी चीज अगर हम ये बोले कि सेल के पास कुछ मटेरियल ऐसा होगा जिसकी जरूरत ही नहीं हो सेल को, वो सेल से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल का ये फंक्शन जो है जो सेमी परमिएबिलिटी को प्रेजेंट करता है, वो फंक्शन अगर परफॉर्म ना करे, वो फंक्शन अगर फेल हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेल है वो मर जाएगी या सेल जो है डाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी एक आईएमपी क्वेश्चन के रूप में बनता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब अगला पढ़ते हैं हम कि जैसे कि हमने अभी पढ़ा सेल मेम्ब्रेन के लिए कि सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती है, सब्सटेंस को अंदर ले जाने का काम और सब्सटेंस को बाहर ले जाने का काम करती है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वो किस तरह से होता है, कौन कौन से सब्सटेंस जो है सेल जो है या फिर हम ये बोले मेम्ब्रेन जो है वो अपने पास आने देती है या अपने अंदर आने देती है, या ऐसे कौन से सब्सटेंस है जिनको अपने अलाउ नहीं करती है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले हम पढ़े पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, हम ये बोलेंगे द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। इट इज ऑफ टू टाइप, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर बात आती है पैसिव ट्रांसपोर्ट की। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो हमने यहाँ पर बोला कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के थ्रू अगर किसी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और उसमें क्या हो रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमें इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं है, हम विदाउट एनर्जी यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस तरह के जितने भी, या फिर हम ये बोले इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर ये क्वेश्चन आईएमपी ये भी रहेगा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट किस टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो आपको यहाँ पे रीजन बताना है कि विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, या फिर हम ये कहें कि ऐसा ट्रांसपोर्ट फंक्शन जिसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ट्रांसपोर्ट को कंडक्ट करना है तो हमें वहां पर किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं लगेगी। तो इस तरह के जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डिफ्यूजन। अब यहाँ पे वर्ड से ही समझ में आ रहा है डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन के बारे में लास्ट क्लासेस 8th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, the process of movement of substance from the region of higher concentration to the region of lower concentration so as the speed of substance uniformly in the given space is known as diffusion। कुछ भी नहीं समझ में आया, ठीक है। हम पढ़ते हैं, अभी जैसे हमने देखा यहाँ पे दो शब्द हमने देखे कि एक था हायर कंसंट्रेशन और दूसरा था लोअर कंसंट्रेशन। अब मैम ये हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन क्या होता है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। तो हम हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन को कैसे समझे, जैसे कि मैंने अभी कहा कि मान लीजिए हमारे पास दो बीकर हैं, ठीक है, हमारे पास दो बीकर हैं और दोनों बीकर्स में हमने वाटर रखा है।
यहाँ पर भी 1 लीटर पानी है और यहाँ पर भी 1 लीटर पानी है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि मैं इसमें कुछ सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स डाल देती हूँ, यहाँ पर अगर मैंने सॉल्ट के मॉलिक्यूल डाल दिया और यहाँ पर भी मैंने सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने वाटर की क्वांटिटी रखी थी, अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर मैंने जो वाटर की क्वांटिटी रखी थी, यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी थी 1 लीटर, ठीक है, और यहाँ पर मैंने वाटर की जो क्वांटिटी रखी है वो रखी है 2 लीटर, ठीक है। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं सॉल्ट की, तो सॉल्ट के जितने मॉलिक्यूल्स रखे हैं मैंने, यहाँ पर जो सॉल्ट है वो सॉल्ट है मेरे पास मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल, और यहाँ पर जो सॉल्ट है वो है मेरे पास 5 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि जो भी क्वांटिटी में यूज कर रही हूँ किसी सॉल्यूशन में, अब यहाँ पर आधे बच्चों को थोड़ा सा और डिटेल करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन को अगर कंसिस्ट करना है तो वहां पर होता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें कि एज ए सॉल्वेंट कौन वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट वाटर वर्क कर रहा है दोनों में, और यहाँ पर एज ए सॉल्यूट कौन वर्क कर रहा है, तो सॉल्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है यहाँ पर 10 मोल्स है और यहाँ पर 5 मोल्स है, मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है तो इसे हम बोलेंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन, क्या बोलेंगे हम इसे, हायर कॉन्सेंट्रेटेड, और इसको बोलेंगे लोअर कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब जहां पर सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, जहां सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जबकि जहां पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं एज कंपेयर टू अदर, तो यहाँ पर ये कैसा होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये चीज समझनी कि जो डिफ्यूजन है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किस तरह से होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है वो इसलिए होता है ताकि उसको बैलेंस कर सके। अब जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो 1 लीटर है और 2 लीटर है, तो यहाँ पर जो 2 लीटर वाला सब्सटेंस है, या फिर हम ये बोले जो 2 लीटर वाला वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए अपने वाले जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ ट्रांसफर करेंगे। ये एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये बीकर को हम एक ही मान सकते हैं, और यहाँ पर क्या होगा कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये इसको बैलेंस करने के लिए, मतलब पूरे सॉल्यूशन को बैलेंस करने के लिए अपने मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल्स इधर ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पर 1 लीटर है, यहाँ पर 2 लीटर है, मतलब 3 लीटर। अब इनको कंप्लीट करने के लिए 0.5 मॉलिक्यूल्स, मतलब 0.5 लीटर मॉलिक्यूल्स इसके पास आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, बैलेंस्ड हो गए। बात करते हैं अगर डिफ्यूजन की, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन टू ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मतलब हमने ये देखा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो भी सब्सटेंस फॉलो होंगे, या फिर हम ये बोले ट्रांसपोर्ट होंगे वो सब्सटेंस, या फिर हम वो ये बोले कि इस तरह की जो प्रोसेस होगी उसको क्या बोलेंगे हम, डिफ्यूजन। So as they spread the substance uniformly, the given spread is known as diffusion. This is process that does not require energy. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, और उसी का ये टाइप है डिफ्यूजन। तो हम इसमें भी यह बात कहेंगे कि इस प्रोसेस में किसी भी तरह की एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। हमने डिफ्यूजन अभी पढ़ा कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो सब्सटेंस होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फॉलो होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रोसेस होगी उसको क्या कहा जाएगा, डिफ्यूजन। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि हम बात करें एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन, परफ्यूम इज स्प्रेड, परफ्यूम इज, हम एग्जांपल की बात करें अगर इसकी डिफ्यूजन के, तो परफ्यूम इज स्प्रेड इन वन पार्ट ऑफ रूम येट सून इन डिफ्यूजन इज कंप्लीट रूम सो दैट यू कैन स्मेल इट एवरीवेयर। हमने देखा होगा मोस्टली कि अगर हम रूम में परफ्यूम करते हैं, या फिर हम ये बोले कि किसी रूम के एक पार्ट में अगर हम परफ्यूम डाल देते हैं तो वहां पे क्या थोड़ी देर बाद हम ये महसूस करते हैं कि जो पूरा रूम है, रूम के जितने भी कॉर्नर्स है या पूरे रूम में हमें खुशबू आने लगती है। तो परफ्यूम ने क्या वर्क किया है, जहां पर हमने उसे स्प्रेड किया था वहां के कंसंट्रेशन से वो फैलने लगा पूरे रूम के कंसंट्रेशन पर, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे डिफ्यूजन के एग्जांपल्स होंगे। अब जैसा कि कहा, अ ड्रॉप ऑफ फूड कलरिंग डिफ्यूजेस थ्रू आउट द वाटर इन अ ग्लास सो दैट इवेंचुअली द एंटायर ग्लास विल बी कलर्ड। सबसे बेस्ट एग्जांपल गर्मियों में जो रसना बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एक ग्लास में हमने वाटर लिया है, अब उसमें अगर हम कुछ ड्रॉप्स ऑफ रसना डालते हैं
तो वो क्या होता है, पूरा जो ऑरेंज ऑरेंज रसना होता है वो पूरे ग्लास में फैल जाता है। मतलब क्या, जैसे कि मैंने एक कॉन्सेंट्रेटेड ग्लास के ऊपर अगर हम बात करें, जैसे कि वाटर की बात करें, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन में पूरा मिक्सअप होने के लिए जो रसना क्या होता है, एक ड्रॉप से पूरे ग्लास में फैल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये एग्जाम्पल किसका होगा, डिफ्यूजन का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें, व्हेन स्टेपिंग अ कप ऑफ टी, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द टी क्रॉस फ्रॉम द टी बैग एंड डिफ्यूजेस थ्रू आउट द कप ऑफ वाटर। वेरी इजी, जैसा कि हम लोग देखते हैं जो कप में हम देखते हैं जो टी बैग्स आते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ही हम टी में या फिर हम वाटर में डीप करते हैं तो पूरा जो हमारा वाटर होता है वो कंसिस्ट हो जाता है टी से। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल किसका होगा, डिफ्यूजन का। ऐसे करके सारे ये जो एग्जांपल्स है डिफ्यूजन के लिए हैं। आगे बात करते हैं, ये सभी एग्जांपल्स डिफ्यूजन के हैं। अब बात आती है ऑस्मोसिस की, मतलब सेकंड ऐसी क्या प्रोसेस है जिससे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अभी हमने डिफ्यूजन में पढ़ा कि कोई ना कोई जो सब्सटेंस होता है वो फॉलो होता है, मतलब कोई सब्सटेंस जो है वो डिफ्यूज होता है, वो फैलता है। यहाँ पर हम ऑस्मोटिक की बात करेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस में हम ये पढ़ेंगे, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में हम पढ़ेंगे, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब हमने ये पढ़ा कि थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था कि जो डिफ्यूजन था वो भी यही काम कर रहा था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा था। तो यहाँ पर भी तो वही काम हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक चेंज है, या फिर हम ये बोले कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज है। डिफ्यूजन में जो हमने पढ़ा था वो किसी सब्सटेंस को लेकर पढ़ा था, या फिर हम ये बोल सकते हैं किसी पार्टिकल को लेकर पढ़ा था। यहाँ पर जो हम ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, यहाँ पर वाटर के लिए होगा। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट होगा, या फिर हम ये कहें कि ट्रांसपोर्टेशन जो होगा उसको क्या कहेंगे, हम ऑस्मोसिस कहेंगे। तो ऑस्मोसिस में हमने क्या कहा, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर from region of higher concentration to lower concentration across the semi permeable membrane। ये भी किसके थ्रू हो रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। This kind of movement is along the concentration gradient, there is no expenditure of energy। अभी हमने डिफ्यूजन में भी यही पढ़ा था कि किसी भी प्रकार की एनर्जी क्या है, यूज नहीं होती है यहाँ पर। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि डिफ्यूजन क्या होता है, जब किसी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन हो, और ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा जब कोई वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन हो। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम ये पढ़ें कि मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ये पूरा ऑस्मोसिस का ऑस्मोसिस के लिए जो एग्जांपल है वो है, जैसे कि यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये कंसिस्ट हो रहे हैं इसके लिए। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि डिफ्यूजन और जो ऑस्मोसिस है उसमें क्या डिफरेंस है। तो डिफ्यूजन जो होगा वो किसी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करेगा, जबकि यहाँ पे जो ऑस्मोसिस होगा वो वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज हमारी कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है ऑस्मोसिस में, कि जो ऑस्मोसिस होता है वो कितने टाइप का होता है, किस तरह के सॉल्यूशंस पे ये वर्क करता है, कितने कितने सॉल्यूशंस में किस किस तरह से वर्क करेगा। तो पहली बात, देयर आर टाइप ऑफ, यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो ऑस्मोसिस होता है वो कितने टाइप का होता है। यहाँ पर ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दे आर यूज्ड टू कंपेयर द ऑस्मोलरिटी ऑफ सेल टू द ऑस्मोलरिटी ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड अराउंड इट। यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ऑस्मोसिस जो है वो डिपेंड करेगा कि आपके जो भी सब्सटेंस है वो किस तरह का है, मतलब हम ये बोले कि किस तरह का उसका कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो हम पहली बात करें कि हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं। अब आपने यहाँ पे जो टोनिक शब्द लिखा देखा, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि टोनिक वर्ड जो है उसको रिप्रेजेंट किया है प्रेशर से, और यहाँ पर अगर हम ऑस्मोटिक की बात कर रहे हैं या ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम किसके बात करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम बात करें कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरह का बिहेवियर कर रहा है, या फिर हम ये बोले कि ऑस्मोटिक प्रेशर का जो बिहेवियर है वो किस टाइप का है, तो वो डिपेंड करेगा पूरे उस सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो उस तरह के सॉल्यूशन से हम हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक बता सकते हैं। तो पहला अगर हम देख रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, if the extracellular fluid has lower osmolarity than the fluid inside the cell, it's said to be hypotonic, means less than to the cell, and the net flow of water will be into the cell। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वाटर मॉलिक्यूल्स के जो
हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाने की पूरी प्रोसेस बताई थी, वो मोस्टली यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्यों यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं रेड ब्लड सेल की, ठीक है, रेड ब्लड सेल को लेकर अगर मैं बात करूं तो रेड ब्लड सेल का जो कंसंट्रेशन होता है, अगर मैं उसे सॉल्ट के वाटर में करती हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर NaCl के मैंने सॉल्यूशन में उसे रखा है, तो सेल क्या करेगी, जो आरबीसी है हमारी रेड ब्लड सेल, वो एक टाइम पर तो श्रिंक हो जाएगी और एक टाइम पर स्वेल हो जाएगी। तो इसका कारण क्या है, तो अभी हम जैसे कि हाइपोटोनिक की बात करें तो हमने ये समझ लिया कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जिसमें जो कंसंट्रेशन होगा, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन होगा वो कंसंट्रेशन कैसा होगा, लोअर कंसंट्रेशन होगा। मतलब हाइपोटेनिक में हमें ये ध्यान रखना है कि जो कंसंट्रेशन का नेचर होगा या फिर कंसंट्रेशन का जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, लेस होगा या कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की, तो नेक्स्ट टाइप रहेगा हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर से क्या समझ में आ रहा है, जैसे कि हम बात करें कि नॉर्मली अगर क्या बोल सकते हैं, जैसे कि किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो गुस्सा आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं, बेवजह ही हाइपर हो रहा है। हाइपर होना मतलब ज्यादा की ओर, ठीक है, हम ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइपर दिया हुआ है शब्द, ये हाइपर शब्द किसको बता रहा है, मोर मतलब ज्यादा, और यहाँ पर जो टोनिक शब्द है मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे सॉल्यूशन जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी, या फिर हम ये कहें कि यहाँ पे कंसंट्रेशन का जो बिहेवियर होगा, जो नेचर होगा, वो कैसा होगा, हाइयर होगा। मतलब यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशंस हम बोल सकते हैं कि इस तरह के सॉल्यूशंस जिनका कंसंट्रेशन क्या हो, हाइयर हो। अब मैम ये कैसे हम याद रखें कि हाइयर और लोअर जो है वो हाइपो में होगा कि हाइपर में होगा, मैं अभी आपको छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पे या फिर आप लोग खुद ही कहें कि एक ट्रिक के तौर पर बता चुकी हूँ कि हाइपर का मतलब हम ये बोलते हैं कि ज्यादा हो रहा है। जैसे कि अगर अभी मैंने बताया कि कोई गुस्सा हो रहा है तो उसे बेवजह बोलते हैं फालतू ही हाइपर हो रहा है, तो यहाँ पर हम हाइपर से बोल सकते हैं ज्यादा, मतलब वहां पे कंसंट्रेशन कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम ये बोल सकते हैं, इफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैज अ हायर ऑस्मोलरिटी देन द सेल्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें जो ऑस्मोलरिटी है उससे हाइयर है, किसकी, सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर जो हाइयर कंसंट्रेशन होगा वो किसे इंडिकेट करेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें जो कंसंट्रेशन होता है वो कैसा होता है, हाइयर होता है, तो उन्हें हम किस तरह के सॉल्यूशन बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। पहला हमने पढ़ा हाइपोटोनिक, दूसरा हमने पढ़ा हाइपर। ठीक है, तो हाइपर और हाइपो हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं आइसोटोनिक की। आइसोटोनिक में अगर हम वर्ड से ही बात करें कि यहाँ पे लिखा है आइसो, आइसो मींस दैट हम बोल सकते हैं इक्वल, या फिर हम ये बोले इक्विलिब्रियम स्टेट, या फिर डायरेक्टली ही अगर बोले तो इक्वल। मतलब हम जो भी सॉल्यूशंस ले रहे हैं, कि जितने भी टाइप के हम सॉल्यूशंस ले रहे हैं उसमें हम ये देखते हैं कि जो भी कंसंट्रेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन का जो भी कंसंट्रेशन है, सॉरी जो भी डिफरेंट टाइप के हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, या फिर हम ये बोले सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो कंसंट्रेशन कैसा होगा, दोनों का कैसा होगा, इक्वल होगा। मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन जो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह के जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें हमने क्या बोला है, इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो मींस दैट सेम, मैं अभी बता चुकी हूँ, मतलब इक्वल, द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड्स हैज द सेम ऑस्मोलरिटी एज द सेल and there will be no net movement of water into or out of the cell। यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि जो भी नेट मूवमेंट होगा वाटर का, यहाँ पर मूवमेंट किसका हो रहा है, ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें जो वाटर का मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, जीरो होता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो भी मूवमेंट होगा वो किसी भी प्रकार का हम ये बोल सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था हाइपरटोनिक के लिए ज्यादा होता है, हाइपोटोनिक के लिए कम होता है, लेकिन यहाँ पर आइसोटोनिक के लिए किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा। नहीं होगा इससे मतलब हम क्या बोलेंगे, जीरो होगा। तो यहाँ पर हाइपोटोनिक में जो मूवमेंट होगा वो जीरो होगा, ठीक है, और हाइपरटोनिक में ज्यादा होगा, हाइपोटोनिक में कम होगा। मतलब हमने ऑस्मोसिस के बेसिस के जितने भी टाइप थे, पहला था हमारा हाइपोटोनिक, दूसरा था हाइपरटोनिक और तीसरा था आइसोटोनिक। ये तीनों चीजें हम समझ चुके हैं, तीनों सॉल्यूशंस को समझ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब बात आती है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर एक बात और कि जो भी थ्योरी हमने अभी पढ़ी है पूरी थ्योरी यहाँ पर वर्क करेगी, जो भी हमने अभी पढ़ा है वो सारी चीजें यहाँ पर फॉलो होगी। जैसे कि हमने फर्स्ट पढ़ा था डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अभी हम पढ़कर आए कि डिफ्यूजन क्या होता है, तो ऐसा मूवमेंट जिसमें जो सब्सटेंस होगा वो डिफ्यूज होगा, ठीक है, कैसे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, ठीक है। अब बात करते हैं ऑस्मोसिस की, तो इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सेमी परमिएबल मेंबर। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑस्मोसिस में ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसका हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का। सेकंड, इट टेक प्लेस इन द थ्री मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस, यहाँ पर सॉलिड नहीं, यहाँ पर हम बोलेंगे जो डिफ्यूजन होता है वो लिक्विड में और किस में होता है, गैस में होता है, ठीक है। यहाँ पर जो डिफ्यूजन वो किस में किस मीडियम्स में होगा, तो यहाँ पर होगा लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ऑस्मोसिस की बात करें इट टेक प्लेस ओनली इन लिक्विड मीडियम, जब हमें पता ही है कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल के लिए हो रही है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि ये किसके लिए होगा, लिक्विड मीडियम के लिए। इट डज नॉट इन्वॉल्व सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन में क्या होता है किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि जो ऑस्मोसिस होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आधार पर ही अपना वर्क करता है, ठीक है। इट इज नॉट मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसंट्रेशन एंड टाइप ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जो अभी हमने पूरे तीनों टाइप पढ़े थे वो पूरा इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या क्या डिफरेंस होता है। ये 5 मार्क क्वेश्चन या फिर हम ये बोल सकते हैं कि शॉर्ट नोट क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं हम, ये है इस तरह से ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल एंड डिफ्यूजन ऑफ एयर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में इस तरह से ये वर्क करता है, जैसे कि ये हायर कंसंट्रेशन से किस तरफ जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे अगर देखें तो हायर कंसंट्रेशन से एयर मॉलिक्यूल किस तरफ जा रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तो यहाँ पर सिर्फ मॉलिक्यूल के बेसिस पर या फिर हम ये बोलें कि एक इमेज के बेसिस पर हम दोनों को समझ सकते हैं डिफरेंस के, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेल वॉल की। जैसे कि हमने कल ही बात की थी कि जो भी सेल है वो अलग अलग ऑर्गेनल्स से मिलकर बनी है, तो जो ऑर्गेनल्स हैं उनका फंक्शंस क्या है, क्या क्या उनका वर्क है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनल्स ऑफ सेल, मतलब सेल के कितने ऑर्गेनल्स है, क्या क्या उनका वर्क है, ठीक है। तो पहले अगर ऑर्गेनल की बात करें हम, तो पहला ऑर्गेनल हम पढ़ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर थी सेल की, ठीक है। अदर बात करें अगर हम तो सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल यहीं से समझ में आ रहा है इसके वर्ड से ही कि सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल, वॉल मतलब दीवार। अब यहाँ पर जो सेल वॉल के बारे में बात करेंगे तो ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है। ये सेल वॉल जो होती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे सेल वॉल इज रिजिड नॉन लिविंग कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल। मतलब जो प्लांट सेल होती है उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो किसकी होगी, सेल वॉल की होगी, और सेल वॉल के बाद कौन होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल में सेकेंड लेयर होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन होती है, सेल वॉल। दूसरी बात करें एनिमल सेल लेक अ सेल वॉल, मतलब एनिमल सेल्स जो होती हैं उनमें सेल वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है। द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच मटेरियल। The major component of cell wall are cellulose, pectins. Cellulose is permeable to water, solutes and gases. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनता है कि सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। ये मोस्टली अगर बात करें तो जेई या फिर नीट के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस के एमसीक्यू फॉर्म बनते हैं कि जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है। और सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो हमने पढ़ा था लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, तो यहाँ पर हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं तो सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज पेक्टिन्स, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये सेल का है, और इसकी जो ये आउटर मोस्ट लेयर दिखाई दे रही है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये होती है सेल वॉल, ठीक है। अब ये सेल वॉल क्यों होती है और सिर्फ प्लांट में ही क्यों होती है, क्या कारण है इनके प्लांट में होने का, तो हम इसके फंक्शंस पढ़ते हैं कि सेल वॉल के फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, पहला फंक्शन इसमें हम पढ़ेंगे कि जो सेल वॉल होती है इट गिव्स डेफिनिट शेप टू द सेल, मतलब
जो भी सेल है उसको क्या करती है, एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। मतलब किसी भी प्लांट सेल का अगर एक डेफिनेट शेप है तो वो किसके कारण है, सेल वॉल के कारण है। ठीक है, अगला, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। अब यहाँ पर अगर बात करें मैकेनिकल स्ट्रेंथ की, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक, हम बोल सकते हैं प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब एक तरह से यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। ठीक है, दूसरी बात करें, इट प्रोटेक्ट्स द सेल अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी एंड पैथोजेंस। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जैसे ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस में क्या होता है कि ह्यूमंस जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। ठीक है, जबकि पेड़ पौधे क्या जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो यहाँ पर पेड़ पौधे अपनी प्रोटेक्शन किस तरह से करें, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उससे किस तरह से करें, जो भी अगर हम ये बोले कि जो डिसीज हो जाती है, या फिर अब ह्यूमंस है तो ह्यूमंस किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करता है, क्लॉथ्स वगैरह जो भी चीजें हैं सारी, लेकिन प्लांट्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर उनको इस तरह की जो प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं बाय अदर एटमॉस्फेयर, या फिर हम बोले आउटर मोस्ट एनवायरमेंट, तो वो भी कौन प्रोवाइड करता है, सेल वॉल ही प्रोवाइड करती है। दूसरी बात करें, इट हेल्प्स द प्लांट सेल to withstand a lot of variations in the surrounding environment। वही चीज जो मैंने अभी आपको समझाई कि बाहर के सराउंडिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, या फिर हम ये बोले कि बाहर के जो वेरिएशंस होते हैं उनसे किस तरह से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। दूसरी बात करें, इट प्रिवेंट्स द बर्स्टिंग ऑफ सेल ऑन एंडोस्मोसिस एट इट इज द क्विक थिक एंड रिजिड। मतलब ये बोला मैंने कि जो भी बाहर के वातावरण में किसी प्रकार का अगर रोग हो रहा है, या फिर हम ये बोले किसी प्रकार की डिसीज अगर हो रही है, तो वो डिसीज से किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। ये एक कैसी होती है, ये क्विक थिक लेयर होती है और रिजिड होती है। तो ये बहुत, हम ये बोल सकते हैं कि हार्ड टाइप की होती है। जिस तरह से हमने सेल मेम्ब्रेन को बोला था कि वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, वैसे ही हम इसके लिए बोल सकते हैं कि ये हार्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी क्या समझा, सेल वॉल और सेल वॉल के फंक्शंस। तो यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पढ़ा। तो अगर इसके बारे में डिफरेंस की बात करें कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या होता है, तो इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सेल वॉल जो होती है वो किस में मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होती है। ठीक है, और दूसरी बात करें, इट इज आउटर मोस्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर होती है। यहाँ पर बात करें, इट लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ एनिमल एंड इनर टू द सेल वॉल इन प्लांट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर सेल मेम्ब्रेन हम किसी एनिमल सेल की बात करें तो उसकी आउटर मोस्ट लेयर होगी, जबकि हम अगर प्लांट की बात करें तो उसकी सेकेंड लेयर होगी। फर्स्ट आउटर मोस्ट कौन होगी, सेल वॉल होगी। इट इज थिक एंड रिजिड, ये कैसी होती है, मोटी और रिजिड होती है। इट इज थिन एंड फ्लेक्सिबल, ये कैसी होती है, पतली होती है और फ्लेक्सिबल होती है। इट इज परमिएबल, ये जो सेल वॉल होती है परमिएबल होती है, ये कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। मतलब जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है, लास्ट वन, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द सेल। मतलब जो सेल है उसको क्या करती है, प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जबकि इट एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर एंड रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो उसका क्या फंक्शन होता है, मोस्ट जो भी उसके सब्सटेंस है सेल के लिए उसका इन आना और आउट करना, या फिर सेल में से रेगुलेट करना, वो सारा काम कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन करेगा। तो आज हमने ऑर्गेनल्स में पढ़ा कि सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, दोनों चीजें हमने अच्छे से समझी। सेल थ्योरी क्या होती है ये हमने अच्छे से समझा। आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे का कंटेंट, और सभी से रिक्वेस्ट कि जो भी प्रीवियस क्लासेस होते जा रही हैं आप पहले प्रीवियस क्लासेस देखकर नेक्स्ट क्लासेस को ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू।